और आप देख रहे हैं दो रुख में आज मौजूद बहस है मुबैना लव जिहाद कानून के इस्तेमाल के दो रुख। मुबैना लव जिहाद यानी शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ बनाए गए कानून के तहत कई मामले रोशनी में लाए गए हैं और ज्यादातर मामलों में गलत जानकारी, गलत शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ मामलों में तो कई लोगों को हिरासा किए जाने और टॉर्चर किए जाने की खबरें हैं। हालिया मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है, जहां होने वाली एक शादी को बाकायदा पुलिस के जरिए रोक दिया गया। लड़के और लड़की को पुलिस थाने में रखा गया और अगले दिन यानी रात भर रखने के बाद अगले दिन फिर उन्हें छोड़ा गया। यह सब कुछ किया गया सिर्फ एक फोन पर मिली शिकायत की बुनियाद पर। बाद में मालूम हुआ कि शिकायत गलत थी, लेकिन इस जोड़े के साथ जो हिरासानी हुई, दोनों खानदानों के अफराद जिस तरह परेशान हुए, इसके लिए जवाबदेह आखिर कौन है? ऐसा एक दो मामला नहीं बल्कि कई मामला है। इसमें मुरादाबाद का मामला भी सामने आ रहा है और जहां भी इसी तरह का कुछ मामला हुआ है और हिरासानी की बात बार बार सामने आ रही है कि बिना किसी शिकायत के बाद, बिना किसी खास तौर से तफ्तीश के पुलिस जो है वो एक्शन में आ जाती है। तो ऐसे कई मामलों को लेकर सवाल पहले भी उठ रहे थे जब मुबैना लव जिहाद कानून बनाए जाने के बाद चल रही थी, और अब जब ये कानून बन चुका है तो उसके बाद भी अब इसकी जो अमलावरी है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो इस कानून के इस्तेमाल के जो दो रुख हैं वो क्या हैं, इस बारे में हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। यासिर जिलानी है बीजेपी के तर्जुमान और तहसीन पूनावाला हैं सियासी और समाजी तजिया निगार। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं तहसीन पूनावाला साहब आपके पास आना चाहूंगा। शोर पहले भी मचा था, आवाज इसके खिलाफ पहले भी उठी थी, और अब जबकि इस कानून के तहत लगातार कार्रवाई अमल में आ रही है, तब्दीली मजहब जो है उसको निशाना बनाया जा रहा है, या शादी के मामले में या लिव इन रिलेशनशिप में अगर कोई लोग साथ में कुछ लोग रह रहे हैं तो उसको लेकर सवालात उठ रहे हैं और इसके इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा सवाल अब उठ रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका रुख इस ताल्लुक से क्या है? अगर तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, वो हिंदू है। हुकूमत का काम होता है प्यार बढ़ाना। हुकूमत का काम नहीं होता है कि लोगों के बेडरूम में घुसना, लोगों की शादी में घुसना, लोगों के किचन में घुसना और ये तय करना कि कौन किससे प्यार कर सकता है, कौन किससे मोहब्बत कर सकता है या नहीं कर सकता है। खास करके वो संगठन यानी कि आरएसएस का कोई इसमें रोल नहीं होना चाहिए, या आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति का या नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का जिनकी शादीशुदा जिंदगी से कोई ताल्लुकात नहीं है। तीसरी बात, और ये बहुत अहम बात है, देखो ये मुल्क चलता है आईन पर, संविधान पर। कौन किससे प्यार करता है, चाहे एक लड़का एक लड़की से करे, दो लड़के एक दूसरे से प्यार करे, दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार करे, इसमें हुकूमत अपर कास्ट से लोअर कास्ट, आदमी मुसलमान या हिंदू, इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। ये कानून क्यों बनाया जा रहा है, इसकी दो वजह बताकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। एक, हमारा मुल्क इस वक्त पूरी तरह से इकोनॉमिकली तबाह हो चुका है। पूरी दुनिया में हमारी इकोनॉमी सबसे खराब है। हम जिम्बाब्वे और वेनेजुएला के मुकाबले हमारी इकोनॉमी उतनी खराब हो चुकी है। उससे इनको ध्यान हटाना है और अपनी जहर फैलाना है, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ को। दूसरी बात, देखिए आपको ये लगता है कि औरत में इतनी अक्ल नहीं है कि वो अपना फैसला खुद कर सके कि वो किससे प्यार करती है, इसलिए आप औरतों को एक गाय की तरह देखते हो। औरतों की रक्षा करना है, औरतों की सुरक्षा करना है। औरतों में इतनी तो अक्ल है ना कि वो किससे प्यार करती है, किससे चाहती है, किससे मोहब्बत करती है, किससे शादी करना चाहती है। इसमें आदित्यनाथ जी और मोदी जी की रोल कहां पर आया, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अपनी बात में समाप्त करता हूं अपना एग्जाम्पल देखकर। बार बार कहा जाता आपकी पत्नी हिंदू है, आपने उनको धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरी पत्नी गाय भी तो नहीं है ना। जब मेरी और मेरी पत्नी का प्रेम बढ़ा, उसने मेरा सोशल मीडिया चेक किया कि नहीं चेक किया, हमारे कॉमन फ्रेंड्स चेक किए कि नहीं चेक किए, परिवार एक दूसरे को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आप जानते हो व्यक्ति अगर झूठ बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आप ये कह दो कि कोई आदमी बहरूपिया बन के औरत को बेवकूफ बना सकता है, एकाध कोई केस होगा उसको आप रूल बना दो, एक्सेप्शन नहीं। मुझे लगता है इससे घटिया बात और कुछ नहीं हो सकती, और वही लोग कर सकते जो नफरत फैलाते और जिनकी खुद की शादीशुदा जिंदगी नहीं है।
यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान। यासिर जिलानी साहब, एक तो कानून बना, उससे पहले भी शोरगुल हुआ था, अब भी ये बातें आ रही हैं और एक नहीं कई ऐसे मिसालें हैं खुद तमाम सियासी पार्टियों के में भी, पार्टियों के नेताओं के दरमियान भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। उसके बावजूद ये कानून बनता है और अब जिस तरह से इस कानून का इस्तेमाल हो रहा है, आप कैसे इसे डिफेंड करेंगे? आपका रुख क्या है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले अपने बहुत अच्छे दोस्त और बड़े भाई तहसीन पूनावाले ने जो अभी बात कही है उसी पे मैं रिएक्ट करूंगा। एक तो पहले मैं बता दूं कि तहसीन भाई मजहबी तौर पे कमजोर हैं, ये मजहब को नहीं मानते हैं, ये बड़े अपने आप को इंडिपेंडेंट रहते हैं और हमेशा इन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं मजहबी नहीं हूं। तो मुझे लगता है कि अगर मजहब का आधार बना के ये कोई चीज सामने खड़ा करते हैं तो ये अपने आप से इंसाफ नहीं करते। इन्होंने 2 बार हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई इस तरह की बात कही है और यकीन मानी जो मौजूदा सरकार है या जो मेरा संगठनात्मक दृष्टिकोण है इस पूरे मुद्दे पे, हमारा या हमारे संगठन का कोई ऐसा विरोध नहीं है कि हम किसी के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं। मोहब्बत जो कर रहे हैं वो उनका हक है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर जो कानून है उस कानून के तहत उन्हें अधिकार दिया गया। हमारा विरोध विशाल भाई जो है वो है, अगर मेरा नाम यासिर जिलानी, जैसे तहसीन पूनावाला ने बहुत अच्छी बात कही कि उनकी जो शादी हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तहसीन पूनावाला नहीं हूं, मैं मनोज कुमार हूं। उन्होंने कहा मैं तहसीन पूनावाला हूं और उन्होंने शादी करी। बहुत बहादुरी। जिलानी साहब, जिस मामले का जिक्र मैंने पहले किया है शुरू में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का जो मामला है, उसमें जो शिकायत मिली, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक लड़की वो उसका नाम मुस्लिम ही है, लड़का उसका नाम मुस्लिम ही है और तमाम तफ्तीश के बाद पता चलता दोनों सही भी हैं। तो पुलिस को इतनी जल्दबाजी क्या है कि किसी के एक फोन कॉल के ऊपर शादी रुकवा दी जाए, रात भर थाने में रखा जाए, लड़के को खूब पीटा जाए? ये जो गलत इस्तेमाल है इस पे रुख जानना चाहता हूं आपका। बात फिलोसॉफिकली कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके इस्तेमाल के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, उत्तर भारत में जो हमारी खास करके एक पुलिस का काम करने का जो निचला स्तर है वो कई बार सवालों के घेरे में आया है और जब भी सवालों के घेरे में आया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, अगर कोई गलत किसी तरह का फैसला या किसी तरह की विवेचना पुलिस के अधिकार में क्षेत्र में रहते हुए गलत किया है तो उनके खिलाफ भी अपराध बना है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो ये आप जो उत्तर भारत, खास करके उत्तर भारत की मैं यहाँ चर्चा करूंगा क्योंकि वहां पे छोटी मोटी आपस के झगड़े को भी लोग पुलिस के सहारे एक दूसरे से बदला लेने में पूरा समय निकालते हैं और ये सच्चाई है, ऐसे हजारों केसेस हैं। लेकिन मैं इस केस का जो आपने एग्जाम्पल दिया है, ये हमारे पास भी जो हम लोगों ने जानकारी हासिल करी है उसमें यही है कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का एक बहुत बड़ा सवाल है और अगर वहां का कोई भी महकमे का किसी भी इंसान ने गलती करी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है, जो लव जिहाद के ऊपर हम लोगों का विरोध जो है, आप अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए, आप अपने रिलीजन का मजाक मत उड़ाइए। मैं यासिर जिलानी हूं, तहसीन पूनावाले हैं और अगर किसी दूसरी धर्म के अंदर किसी लड़की से मोहब्बत होती है तो आप अपनी आइडेंटिटी। ठीक है, मैं इस पे तहसीन पूनावाला जी का भी रिएक्शन लेता हूं। जो आपने उनके बारे में कहा है, उनके ताल्लुक से कहा है कि वो कितने मजहबी हैं या नहीं है, कब उन्होंने ऐलान किया कि वो मजहबी नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि किसी की भी शादी हो रही हो, एक लड़का और एक लड़की की, और कोई फोन कॉल तीसरे चौथे जगह से आ जाएगा तो क्या शादी रुकवा दी जाएगी रात भर के लिए और पीटा जाएगा लड़के को और फिर अगले दिन उसको जो है शादी करने का मौका दिया जाएगा? खासतौर से जो हमारे यहाँ एक हिंदू बिरादरी है, उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुभ मुहूर्त का, कि मुहूर्त बहुत अहम है। ऐसे में रात भर के लिए आप किसी को थाने में बंद कर देंगे? तहसीन साहब, आपको जवाब देना है जो कुछ आपके बारे में कहा है अभी यासिर साहब ने और जो मैंने सवाल उठाया। बिल्कुल जी, मैं मजहबी हूं या नहीं, मैं किससे प्यार करता हूं या नहीं करता हूं, मैं क्या खाता हूं या नहीं खाता हूं, मेरी पत्नी क्या पहनती है या नहीं पहनती है, इससे नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ और यासिर गिलानी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी और संस्था का। ये मेरा बुनियादी अधिकार है जो मुझे इस देश की आईन देता है। ना ही मुझे इससे नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट चाहिए, आरएसएस का सर्टिफिकेट चाहिए या यासिर गिलानी का सर्टिफिकेट चाहिए। इन सर्टिफिकेटों को मैं अपनी चूटी पे रखता हूं, इनके लिए मुझे कोई मतलब नहीं है ये मेरे बारे में क्या सोचते। मैं जो बात कहना चाहता हूं वो जरूरी बात है। बात यह है कि यासिर ने कहा कि अगर मैंने अपनी पत्नी को मनोज कुमार बन के बेवकूफ बनाया होता तो क्या
यासिर को ये लगता है या नरेंद्र मोदी जी को ये लगता है कि मेरी पत्नी या किसी और की पत्नी गाय है, क्या उसमें अक्ल नहीं है कि वो आईडी चेक करे, सोशल मीडिया चेक करे, कॉमन दोस्त नहीं होते क्या, परिवार एक दूसरे से नहीं मिलते, जो परिवार लड़के का परिवार है कहां रहता है वहां इर्द लोगों से बातचीत नहीं होती कि ये परिवार किसका है। और आप शादी करते हो, शादी के टाइम पे आपको सरकारी दस्तावेज देने पड़ते हैं, जैसे मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में मुझे अपना पासपोर्ट देना पड़ा, आधार कार्ड देना पड़ा, क्या ये फर्जी बनाते नरेंद्र मोदी जी कि उनकी सरकार? मतलब आप कहां से तर्क ले आते हो, कहां ले जाते हो तर्क, इसमें कोई लॉजिक है? अब आप कहोगे नहीं आप एलिटिस्ट मत हो, आप गांव में देखो, तो क्या गांव में तो और परिवार में बातचीत होती है, परिवार गांव तो और छोटा होता है, परिवार एक दूसरे को जानता है, परिवार नहीं जानता तो आसपास के लोग जानते हैं उस परिवार को, क्या वो नहीं बताएगी कि ये बहरूपिये है? आप कहां से ये तर्क ले आते हो? आपको मैं बताऊं, आप मुझे इस शो पे 50 केस गिनकर बताइए, 50 केस जो ऐसा हुआ है। एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। आप 50 केस बताए जो जेन्युइन निकले। खाली आप आकर यहां पर बोलते हो आप मजहबी नहीं हो, आप ये खाते हो, आप ये पहनते हो, आपको क्या लेना देना मैं क्या करता हूं? आप होते कौन है मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? आप देश की इकॉनमी संभालिए। देखिए, तहसीन पूनावाला साहब जो हैं वो भारत की एक इलीट क्लास एक क्लास होती है, उससे बिलोंग करते हैं, और वहां पे वो सारी व्यवस्था मौजूद है जो भारत के आईन और दस्तूर के नजरिए से देखी जाती हैं। वो सारे पेपर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब आप बिल्कुल भारत के निचले स्तर पे आएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुझे लगता है कि जरूर जानकारी रखते होंगे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, बुंदेलखंड, बिजनौर, इन सब इलाकों से जो केसेस आए हैं जिसमें लड़कों ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के शादी करी है लड़कियों के साथ, उन्हें बिल्कुल, मैं आता हूं तहसील साहब आपके पास, उनको जिलानी साहब बोलिए, बोलिए, के बाद उनको छोड़ा ही नहीं, उनकी हत्याएं तक करी हैं। तो ये मसला आता है। और उसके बाद भी सरकार, देखिए, संवेदनशील सरकारें जो होती हैं तमाम सूबों की और सेंट्रल की सरकार, किसी के ऊपर ये नहीं कह रही है कि आप क्या पहने, आप क्या खाएं, ये बिल्कुल वो झांक नहीं रही है। वो अपनी अर्थव्यवस्था, वो अपने भारत को दुनिया में किस तरीके से नंबर 1 एस्टैब्लिश करना है, ये हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का काम है, वही कर रहे हैं। ये जो मसले हैं, ये सामाजिक स्तर पे जो कुरीतियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है कि नहीं? ये तहसीन पूनावाला साहब आप खुद बनाए, बेहद पढ़े लिखे हैं, अच्छे लॉयर हैं। क्या कानपुर में लगातार एक महीने में 17 केसेस नहीं आए, जिनको 5 केसेस में एफआईआर दर्ज हुई और लड़कियों ने बाद में ये कहा कि उनके साथ प्रताड़ना हुई, उनको प्रताड़ित किया गया और एक लड़की की हत्या कर दी गई? ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो हाईकोर्ट का मामला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला है, उसको आप एक बार उठा के देख लीजिए। और तहसील साहब को उसका जवाब देना है। 17 में 2-3 मामले ही ऐसे आए थे, मेरी भी जानकारी इस ताल्लुक से है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि वो जो मामले थे उसके लिए पहले से कानून है, उसके लिए पहले से कानून है। फिर भी तहसील साहब जवाब दीजिए। अगर कोई काम कर रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं और उन लोगों का विरोध करता हूं जो उनके खिलाफ किसी तरह की कायराना हरकत करते हैं, उनके साथ अलग तरीके से अमानवीय हरकत करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूं। ये मुझे भी मेरे भारत के दस्तूर और आईन ने सिखाया है, इसलिए मैं इस बात को ठोक बजा के कह रहा हूं। तहसीन साहब, अवल, तो देखिए, बार बार यासिर ने एक बात कही कि मर्डर हो चुका है। मर्डर के लिए 307, 302 है। अगर मर्डर हुआ है वो कानून है, उसमें 14 साल की इम्प्रिजनमेंट है, तो लव जिहाद में तो 10 साल है, वो तो बेटर कानून है। और आपके कानून में कोई दोनों अलग अलग 14 + 10 साल नहीं है, एक ही सजा है। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए 307 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, 302 एग्जिस्टिंग है। दूसरी बात, जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट का आप जिक्र करते हो, न्यूज़ 18 पर मैं उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरा जजमेंट पढ़ रहा था। उस इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सरकार को कोई अधिकार नहीं इसमें इंटरफेयर करने का। जिस एक केस जो हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी की एनआईए ले गई, वहां पर उसको खारिज कर दिया गया और वो फॉल्स साबित हुआ। अब आप कोई भी एफआईआर आपकी पुलिस से आप दर्ज कर दीजिए, उससे कुछ साबित नहीं होता, केस आपके पास कुछ नहीं। दूसरी बात, और जो अहम बात मैं करना चाहता हूं, मेरी पत्नी भी मुरादाबाद से आती है, उत्तर प्रदेश से आती है। आप बीजेपी के प्रवक्ता होने के बावजूद, आज 6.5-7 साल से नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, आप इस देश के नंबर 1 उर्दू चैनल पे ये आवाम को कह रहे हो कि देश का आईन सब जगह पर बराबर लागू नहीं होता है।
क्योंकि आपने कहा एलीट कास्ट में आईन लागू होता है, लेकिन आपने जिन शहरों का उदाहरण दिया वहां पे आईन लागू नहीं, आपने अभी कहा आपने अभी कहा कि सारे एफआईआर और सारी चीजें करेक्ट नहीं होती, ये आपने कहा अभी। सर आप इनको कंट्रोल कीजिए। थैंक यू। मैं बिल्कुल कंट्रोल हूँ, आप अपनी बात रखिए। कंट्रोल कीजिए मेरी बात। एक मिनट साहब सुन लेते हैं इनको, सुन लेते हैं फिर आपके पास आएंगे। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली मोहम्मद भाई क्या होता है जब आप मन की बात, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ मोहम्मद भाई एक्चुअली क्या होता है जब आप मन की बात करते हो, उखली होती है, खाली होती है। मेरे जैसे जब काल की बात करते हो बड़ा चुभता है, और जब चुभता है तब आप बीच में बोलते हो, आपके टर्न में आप नहीं बोलते हो। तो काम की बात सुनो, मन की बात बंद करो। अब सुनिए बात, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के कई गांवों में डॉक्यूमेंट्स फर्जी बन सकते हैं, आपका यही इशारा था। तो आपका यह कहना है कि कोर्ट ऑफ लॉ में पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह ये फर्जी बन सकते हैं। अगर ये है तो नरेंद्र मोदी जी ने तहसीन पूनावाला के खिलाफ क्यों लड़ा सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि आधार में कोई फॉल्ट नहीं है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने केस जीते। लॉयर थे तुषार मेहता, जजमेंट भेज दो आपको कि नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते, उनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स पे झूठ बोलते। क्या आधार फर्जी बनते उत्तर प्रदेश में? पासपोर्ट फर्जी बनते? क्या बात करते हो आप? लास्ट चीज में अपनी बात खत्म करता हूं। लड़की उत्तर प्रदेश की हो, दिल्ली की हो, मुंबई की हो, तेलंगाना की हो, आंध्र प्रदेश की हो, कर्नाटक, आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपको क्यों लगता है कि लड़की छानबीन नहीं कर सकती। लड़की की सुरक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य है। ये आपको क्यों लगता है? क्या लड़की जिससे मोहब्बत करती है उसका परिवार के बारे में नहीं जानेगी? क्या उनके बारे में फाइंड आउट नहीं करेंगे? क्या परिवार नहीं मिलेंगे? इसमें आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी और यासिर गिलानी की भूमिका कहां पे? यासिर गिलानी साहब, सवाल यहां पर अहम यही है, आज एक ऐसे दौर में जब कोर्ट ने यहां तक के कह सकते हैं कि एक जिन्स वाले यानी हम जिन्स परस्ती जो है, एक जिन्स वाले को भी यहां पर अब इजाजत है रिश्ता बनाने की, शादी की, तो वहां पर आप इस सवाल का जवाब क्या है आपके पास कि लड़कियों को आपकी पार्टी के लोग इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज मेरे बहुत ही काबिल दोस्त और हिंदुस्तान के बड़े वकील तहसीन पूनावाला बिल्कुल कंफ्यूज हैं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि आधार फर्जी बनते हैं या डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनते हैं किसी भी राज्य में। मैं तो तमाम राज्यों की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। और लड़कियों की जो हमारी जो सोच है महिला सशक्तिकरण को लेके, इस सरकार के अलावा मुझे तो नहीं लगता। मैं भी फॉलो करता हूं, पिछले 30-35 साल से जो चीजें मैंने भारत में देखी वो पढ़ी, और पिछले 10-12 साल तो हो गए मुझे कंटिन्यू सामाजिक लाइफ के अंदर पूरे कश्मीर से आसाम तक की चीजों को रिसर्च के साथ आप तक साझा करना और हमारे समाज के बीच में लेके आना। लड़कियां कहीं कोई कमजोर नहीं। हमारा मसला अभी भी विशाल साहब वही है कि अगर आप धोखे के साथ किसी को धोखा देंगे धर्म के आधार पे, हम आपका विरोध करेंगे। आप मोहब्बत करिए अपनी आइडेंटिटी के साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपको आईन और दस्तूर जो है वो आपको हक देता है। तहसीन साहब, और सीधा सवाल यहाँ पर जो यासिर गिलानी का है वो यही है कि आप धोखा देकर किसी को अपने साथ अफेयर में फंसाते हैं अगर, तो उसके खिलाफ ये कानून है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या धोखाधड़ी के खिलाफ पहले से कोई कानून मौजूद नहीं है? बिल्कुल जी, धोखाधड़ी के खिलाफ कानून मौजूद है। नहीं, बहुत सारे ऐसे कानून हमारे आईन और दस्तूर में मौजूद हैं। आप बताइए कानून, आप बता दीजिए। चलिए आप बताइए। जी, सवाल मुझसे था, आप जानते हो तो आप बता दीजिए, आप जानकार हैं। क्या मैं नहीं बताइए, आपसे पूछा फिर आप नहीं, आप बड़े वकील हैं। मैं मतलब आपके बराबर का वकील नहीं बिल्कुल, मैं लॉ जानता हूं, मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन आप बड़े वकील हैं। आप डेली सुप्रीम कोर्ट में और देश का नाम जी और संविधान का जानकार होने के नाते और एक बात आपको बता दूं, देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान। चलिए हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे, हम आपको आईपीसी बता देते हैं। अगर आप किसी को चीट करते हो तो 415, फोर्सफुली आप किसी को पकड़कर शादी करते हो तो 340, एक्सटॉर्ट करते हो, धोखा देकर आप शादी करते हो तो 383, और फोर्स्ड मैरिज यानी कि आप किसी को चीट करते, बंदूक की नोक पर किसी को धमकाकर आप शादी करते हो 366। इन सब में 10 साल का प्रावधान है। दूसरी चीज मैं यासिर को बताना चाहता हूं, बहुत स्पेसिफिक सवाल है, स्पेसिफिक सवाल का जवाब देना, यहां बात मत घुमाना। यासिर, अगर एक लड़का जो गे है, जो होमोसेक्सुअल है, अगर उसके परिवार वाले ने उसकी शादी एक लड़की से करा दी, ये बोलते कि लड़का गे नहीं हेट्रोसेक्सुअल है, तब आप ये लव जिहाद का कानून डालोगे या नहीं डालोगे?
मुझे इस पर जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब दीजिए। अच्छा देखिए, अब मेरी सोच सुन लीजिए आप, क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं, मजहबी तौर पे सोचते हैं, और हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज है नहीं, इस्लाम के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, तो हम थोड़ा डिफरेंट सोचेंगे, वो थोड़ा आपके ऊपर से गुजर जाएगा, वहां तक आप नहीं पहुंच पाएंगे तहसीन भाई। अच्छा। तो हमारे यहाँ इस तरह के सवाल का कोई मकसद ही नहीं है, ये बेईमानी है। इस पे हम, क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, अपने धर्म को सर्वप्रथम मानते हैं, जो हमारे धर्म ने हमें सिखाया है उसको फॉलो करते हैं, और वहां अगर कोई गलती होती है तो हम आवाज उठाते हैं, और हम हमारे अंदर ताकत दी है, और कोशिश भी ये रहती है, अपने अल्लाह तबारक ताला से बार बार दुआ करते हैं कि इतनी ताकत दीजिए कि कोई गलत अगर सामने कुछ हो रहा है तो हम आवाज उठाएं। चलिए इसका जवाब लेते हैं टॉपिक पे अपने धर्म के, अपने इस्लाम के अकॉर्डिंग जो हमें सिखाया गया है उस पे मैं चर्चा कर सकता हूं। देश आप नहीं जानते थे, इस बात पे आप चर्चा नहीं कर पाएंगे, आपकी मेरी मजबूरी नहीं है। मैं अपने कौम के नौजवानों को सिर्फ न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से ये सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपनी आइडेंटिटी को बता के किसी के साथ अगर किसी के प्यार में मुलविस हो रहे हैं तो जायज है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को छिपाएंगे तो ये अपराध और गुनाह कर रहे हैं, जिसकी सजा बिल्कुल आपको मिलेगी। ये मैं न्यूज 18 की तरफ से मेरा तहसील साहब, तहसील पुनावाला जी, तहसील पुनावाला जवाब लेता हूं। मोहम्मद भाई मुझे नहीं जानता, मोहम्मद भाई मैं ये नहीं जानता था कि आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो राजनीतिक भाषण देने का, क्योंकि सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मैं जानता था यासिर का यही जवाब होगा, इसीलिए मैं बहुत अच्छा कानून का जानकार हूं, क्योंकि मैं जानता था इनका जवाब यही होगा, और उसके सिवा और इसका मैं आपको भारतीय संस्कृति को जवाब ले लेता हूं। जरा देखिए, यहाँ पे हमने खास मौजू पे बात की है, उस पर बात हो जाती है तो थोड़ा बेहतर होता है। जी तहसील साहब, मैंने कहा ना, जब आप खाली होते हो, खोखले होते हो, आप मन की बात करते हो, काम की बात स्पेसिफिक होती है, तो आप काम की बात सुन लो, मन की बात करना बंद करो। मैं जानता था जब मैंने होमोसेक्सुअलिटी का सवाल पूछा, यासिर भाई इसी तरह की यहाँ वहां की बातें करेंगे, कोई स्पेसिफिक बात नहीं करेगा और संस्कृति पे जाएंगे। मैं जानता था, इसलिए क्योंकि 377 जो होमोसेक्सुअलिटी का कानून है उसमें संशोधन, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी अलाउ करने का काम जो किया है, परसों मैं न्यूज 18 पढ़ रहा हूं, परसों श्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने किया है कि 2 आदमी या 2 औरत प्यार कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी देश की संस्कृति के खिलाफ है, तो यहां पर आकर न्यूज चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता फेंकना और झूठ बोलना बंद करें। अब दूसरी बात, हमें स्पेसिफिक, अब मैं इस सवाल पे नहीं जाता था, मैं इसको सिर्फ बताना चाहता था। इन्होंने मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कहते हैं कि ये नहीं मानते कि दस्तावेज फेक बन सकते हैं। तो फिर मेरा सवाल है, जब शादी होती है, मोहम्मद भाई मैं नहीं जानता आपकी शादी हुई या नहीं है, मेरी तो लीगली हो गई है, और किसी सुप्रीम कोर्ट के डंडे के नीचे मुझे अपनी पत्नी को डिक्लेयर नहीं करना पड़ा जैसे कुछ बड़े नेता करते। मैंने तो बड़े 56 इंच की छाती को ठोकर मैं अपनी पत्नी को डिक्लेयर किया। वहां पे जो दस्तावेज देना पड़ता है वो सरकारी दस्तावेज है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं तहसील पूनावाला ने जो भी नाम आपने दिया, मैं वो मनोज कुमार हूं, तो मैं फेक दस्तावेज कैसे बनाऊंगा, कैसे उसको मैं दूंगा, क्या कोर्ट फेक दस्तावेज लेगी? आप इस पर बता दीजिए जरा, इस पर अपनी विशेष टिप्पणी दीजिए। जी यासिर साहब, सवाल है आपके लिए। देखिए, मैं फिर कहूंगा, मेरे काबिल दोस्त बेहद कंफ्यूज हैं। आज पहली बार डिबेट में आज वो लय में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि वो एक झूठ की बुनियाद की डिबेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस पर बहुत ज्यादा कंटेंट्स बचते नहीं है, ना उनके पास कोई किसी तरह का तर्क बचा हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो सारा का सारा मामला है, ये आपके अपने एक जो दिमागी अपराध है, जो आपके दिमाग में आपने अगर किसी को सोचा है कि इनके साथ अपराध करना है, तो हम उस अपराध के खिलाफ हैं। और मुझे लगता है कि मेरे दोस्त भी उसके खिलाफ हैं, सिर्फ क्योंकि उन्हें अगेंस्ट जाना है मौजूदा सरकार के, हुकूमत के जो भी काम कर रही है, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो तहसील साहब जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि इस तरह के टॉपिक मैं आप जैसे सहाफ़ी और हमारे ये जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, टाइम कम रह गया, प्लीज तहसील साहब पॉजिटिव वे में समाज के नौजवानों को देना चाहिए, जिसमें बदलाव आए। यासिर सवालों के जवाब नहीं देते। अब उन्होंने गोल्ड पोस्ट चेंज करते हैं, कहा दिमागी अपराध। तो नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे दिमाग में कैसे जाएगी? ये कौन सा नया टेक्निक है? ये टेक्निक क्या नरेंद्र मोदी ने पेटेंट किया है, या आदित्यनाथ ने पेटेंट किया है, या आरएसएस ने पेटेंट किया है, या यासिर गिलानी ने पेटेंट किया? दिमागी अपराध क्या होता है? दिमागी अपराध होता क्या है? ये होता क्या? इसका डेफिनेशन क्या है आईपीसी में? बताइए। तो मैंने दिमाग में सोच दिया कि कोई व्यक्ति गधा है तो वो गधा बनता है।
अरे यार, कुछ तो लॉजिक की बात करो। आप कोर्ट में रहते हैं, आपको नहीं मालूम दिमागी अपराध क्या होता है? तहसीन भाई कमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मोहम्मद भाई की बातें नहीं, मुझे आज अजीब सा लग रहा है। मुझे नहीं पता मोहम्मद आप तो वकील हैं, आपको पता है दिमागी आप अपराध कहां क्या से होता है? उपजता है? देखिए, सवाल इस बात को लेकर है कि पहले से भी बहुत सारे कानून मौजूद हैं, जैसा कि अभी बातचीत में सामने आया, धोखा देकर शादी कानून मौजूद है, शादी के बाद किसी और वजह से, किसी और लालच में मर्डर कानून मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये को लेकर पैदा होता है कि फिर से कानून बनाने का मकसद क्या है? क्या जैसा इसके मुखालिफिन कह रहे हैं कि एक खास कम्युनिटी के लोगों को इसका निशाना बनाना है? इस सवाल का जवाब अभी भी थोड़ा मुझे लगता है मिलते मिलते वक्त लगेगा। लेकिन यह जरूर है कि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर सिर्फ किसी फोन कॉल की बुनियाद पर, किसी की शिकायत की बुनियाद पर किसी को हिरासा किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। तो सवाल इस बात को लेकर ही था कि कानून का इस्तेमाल जो हो रहा है उसके दो रुख क्या हैं। दोनों ने अपने अपने तौर पर बातें रखी हैं, लेकिन जो नाज़रीन आपके सामने जो मामला सामने आया है, जो आप तक बातें पहुंच रही हैं, मुझे लगता है कि आपको जो इसमें से अखज़ करना था वो आपने बखूबी कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।